क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो जैसे कि दिखाया है, क्यू आवेश और बहने वाली धारा जितनी आएगी, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, IR ओम के अकॉर्डिंग। तो वैसे ज्यादा नहीं, हम छोटी छोटी आपको कुछ बातें बताते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखते हैं। जैसे ये बताओ कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, श्रेणी क्रम में दो सेल होंगे हैं तो Ne, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना मिल गया, Ne। तो भाई अब इसके साथ महाप्रतिरोध हमने कितना जोड़ा है, कैपिटल R जोड़ा है, तो ये आपको मिल गया कुल धारा का एक समीकरण श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल धारा हमारे पास कितनी होगी, कुल विद्युत वाहक बल यानी Ne अपॉन में कुल प्रतिरोध यानी NR प्लस वाली, यानी जब चल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उससे बहने वाली जो धारा क्रम में जुड़े हैं, तो सबका विद्युत वाहक बल कैसा है, अगर E है तो इस पूरे समय ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर और हम लोग बेटा PYQ पढ़ रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो लास्ट ईयर हमारे आए हुए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास आज जो चैप्टर आया है उसका नाम है वैद्युत परिपथ या सरल परिपथ, सिंपल सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो जैसे कि दिखा रहा है कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों से आप क्या समझते हो, इनको हमें परिभाषित करना है और सूत्र भी बताना है। फिर अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज या विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल की बात होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है फिर, और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगर वैद्युत परिपथ से हम कोई सेल जोड़ देंगे तो उस सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ में बहने वाली धारा और टर्मिनल वोल्टेज में क्या संबंध है, इसकी भी हमको बात कर लेनी है। फिर सेलों का समायोजन कितने प्रकार से होता है और समायोजन करने के बाद जो धारा बहती है वो क्या होगी, ये भी हम इस पर बात करेंगे। अंत में बात करेंगे किरचॉफ के नियम की और किरचॉफ के नियम से संबंधित एक और नियम जिसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल क्या है। देखो, इसमें पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो कि सेल क्या होता है। ठीक है, अभी आप बेसिक समझते हो तो कहीं पर भी अगर आपको सेल का एक चिन्ह बनाना होता तो आप इस तरह से चिन्ह बना देते हो, जिसमें ये हिस्सा जो होता है वो धनात्मक होता है और ये हिस्सा जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये होता है वैद्युत सेल। ठीक है, बट अब आपको जो सेल की स्ट्रक्चर बनानी है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, यानी ये सेल है और ये सेल के अंदर का घोल है ना। जैसे आप बैटरी देखते हो, बैटरी के अंदर एक लिक्विड पड़ता है, वो जो लिक्विड होता है वो घोल होता है। और घोल का मतलब क्या होता है, घोल का मतलब ये है कि वो जो घोल है वो भी धारा के प्रवाह में एक रुकावट उत्पन्न करेगा। तो उस धारा के प्रवाह में रुकावट को हम लोग वहां पर जो भी होगा वो आंतरिक प्रतिरोध में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अगर बात करते हैं तो ये देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से एक कूलाम आवेश को प्रवाह, यानी सेल सहित इस पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाह करने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यानी अगर कहीं पर आपको विद्युत वाहक बल बताना है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेल सहित पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में, ठीक है, एक आवेश प्रवाह करने में, आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य और बटे, ठीक है, आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण, ठीक है, इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम प्रदर्शित करते हैं E से, और यहाँ पर किया गया कार्य जो है ये प्रदर्शित किया जाएगा W से,
और पूरा कार्य होगा, इसलिए कहीं कहीं पर हम इसे WT यानी टोटल भी लिखते हैं, और बटे में आवेश के परिमाण को हम क्या लिखते हैं, Q। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है, इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों जोड़े हुए हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़कर हम यहाँ पर जितना भी आवेश प्रवाह करने में कार्य करेंगे, वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब अगर कहता है टर्मिनल क्या होता है, तो इसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्यू आवेश को अगर हम प्रवाह करेंगे, तब जितना कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा टर्मिनल। क्या कहलाएगा, टर्मिनल। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहां देख लो, टर्मिनल वोल्टेज परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य और बटे आवेश का परिमाण। ठीक है, पहली बात तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे, और दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य होगा तो W, इसे कई बार एक्सटर्नल बोलते हैं यानी बाह्य कार्य, और अपॉन में आवेश का परिमाण क्या होगा, तो ये आगे आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ, इस A और B इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप Q आवेश को जब प्रवाह कर रहे हो, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो टर्मिनल वोल्टेज, जबकि इस सेल के माइनस सिरे से लगाकर प्लस सिरे तक एक गुलाम आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत वाहक। ठीक है, तथा मात्रक क्या होता है इसका, तो भाई मात्रक दोनों का सेम होगा, कार्य बटे आवेश ही तो है, यानी क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। याद करो, यही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है ना। फिर कह रहा अगर कहीं पूछ दे इसकी विमा क्या होती है, तो भाई कार्य की विमा होगी mL² T⁻², और आवेश की क्या होगी, AT होगी कि नहीं होगी। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, mL² T⁻³ और A⁻²। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल समझ में आया है ना। सेल सहित पूरे परिपथ में एक गुलाम आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। जबकि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एक गुलाम आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, टर्मिनल। ठीक है, कॉपी करिए इसको, फिर आगे बात। अब कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो, अभी हमने एक छोटी सी बात बताई थी कि जो सेल होता है उसके अंदर एक घोल होता है, और वो जो घोल होता है वो घोल धारा के प्रवाह में रुकावट होता है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो आपने कुछ इस तरह से एक बैटरी देखी, और उस बैटरी में देखा कि दो रॉड पड़ी हैं। पहली रॉड जो है वो आपकी ये है, और दूसरी रॉड जो है वो आपकी ये है। ठीक है, अब इन दोनों रॉडों को हमने क्या किया है, एक लिक्विड के अंदर रखते हैं, है ना। क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं, याद है ना लिक्विड कैसा होता है, ये। ठीक, अब हमने क्या किया, एक बार बस सेकंड। अब होता क्या है, बेसिक अगर आपको बात बताऊं तो देखो, मान लो ये हमारी नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। आपने क्या देखा होगा कि आवेश का प्रवाह जो होता है वो ऋण आवेश से शुरू होता है। कहां से होता है, ऋण आवेश से। ठीक है, यहां से, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है, इस तरह से मूव करता है, सेल से होते हुए, बल्ब से होते हुए वापस धन ध्रुव में यानी धन प्लेट में प्रवेश। अब लेकिन सेल के अंदर ये क्या करता है, सेल के अंदर, ठीक है, ये धन प्लेट से निकलता है और ऋण प्लेट में प्रवेश करता है, तब एक चक्कर पूरा होता है। तो अब यहां से यहां तक पहुंचने में
जो भी अवरोध उत्पन्न होगा, जो भी रुकावट उत्पन्न होगी, उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और ये कौन उत्पन्न कर रहा है? ये सेल का घोल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो सेल के घोल में के द्वारा आवेश के प्रवाह करने में जो रुकावट उत्पन्न होती है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो निर्भर करता है वो इन चार चीजों पर, डी ए ई, ठीक है, डी ए टी ई। ठीक, डी फॉर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो बेटा प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ए फॉर होता है एरिया। एरिया माने क्या होता है? एरिया माने होता है क्षेत्रफल। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, यानी आर प्रोपोर्शनल क्या होता है? एल, और आर प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/A। ठीक है, यानी अगर लंबाई ज्यादा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरा होता है स्मॉल आर प्रेजेंट्स कैपिटल। टी होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब अगर तार का रेजिस्टेंस पर ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है, और ताप कम होता है तो प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ई की अभी हम बात नहीं करते, ये आपके स्टैंडर्ड का आगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये तीन चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, आर, ए और टी। ठीक है, सॉरी, एल, ए और टी, ये तीन चीजें जो हैं इनको याद रखना है कि अगर लंबाई बढ़ेगी यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्लेटों का डूबा हुआ भाग का अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर घोल का ताप बढ़ जाता है तो भी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, अगले टॉपिक की। ठीक है, अब कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध और धारा में हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? छोटा सा पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करके फिर समझते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे ज्ञात करने वाले। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, और ये हो गया हमारा बाहर प्रतिरोध, जिसको लगाकर हमने अपने परिपथ को पूरा। सेल के विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं कैपिटल वी, आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल आर, और जैसे इसको हमने बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया तो परिपथ में धारा बहने लगी, जिसे बोलेंगे स्मॉल आर। ठीक है, अब दो बातें। पहली बात, सेल का जो भी आवेश होगा, मान लो इससे क्यू आवेश जो है वो प्रवाह हुआ, तो जो क्यू आवेश प्रवाह होगा उसके कारण ही धारा उत्पन्न होगी। क्यू आवेश प्रवाह करने में, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाह करने में जो किया गया कार्य होगा वो कुल कार्य होगा। यानी अगर हम यहाँ निकालेंगे कुल कार्य, यानी सेल सहित पूरे परिपथ क्यू आवेश प्रवाह करने में कुल कार्य, ये हो गया ना डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी मतलब कुल कार्य। कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? बताइए। हाँ, कुल कार्य बराबर विद्युत वाहक बल इंटू आवेश। अच्छा, विद्युत वाहक बल तो ई रहेगा, और आवेश को हम क्या लिख सकते हैं? आई टी। और अगर वही आवेश या वही क्यू आवेश आपका केवल दो बिंदुओं के बीच में बह रहा है, यानी आर के सिरों पर प्रवाह हो रहा है, तो यानी क्यू आवेश को कैपिटल आर के सिरों के मध्य प्रवाह करने में किया गया कार्य, तो ये W एक्सटर्नल हो गया, बाहरी। अब W बाह्य जो है उसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? V इंटू क्यू लिखते हैं, और ये क्यू की जगह फिर क्या बन जाएगा? आई टी। ठीक है, अब देखो पूरे परिपथ का हमने कार्य निकाल लिया, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच का कार्य निकाल लिया, अभी ये बाकी है ना? तो अब ये तो सेल के अंदर है, ये आर कहाँ है? सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर जो घोल है वो भी तो एक
कार्य करेगा, यानी वो भी तो यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, तो जितनी जगह प्रतिरोध उतना कार्य। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल के घोल के द्वारा, सेल के घोल के द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो कार्य होगा वो आंतरिक होगा, यानी W इंटरनल होगा, और ये जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R स्मॉल r, I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी। ठीक है, तो ये देखो अब हमारे पास जो कुल कार्य है वो दो भागों में बटा, पहला बाहरी किया गया कार्य और तीसरा आंतरिक किया गया कार्य। तो अगर हम यहां पर बता सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अतः W टोटल जो होगा, कुल जो होगा, वो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल के बराबर है ना। अब W टोटल जो है हमारे पास क्या है, EIT है, W एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, VIT है, जबकि इंटरनल हमारे पास कितना है, I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी है। अच्छा, IT सबसे कॉमन मिल जाएगा, तो EIT इक्वल V प्लस I स्मॉल r, और यहां से कॉमन क्या आ गया, IT से IT क्या हुआ, कैंसिल, और E बराबर आ गया V प्लस I स्मॉल r। ठीक है, एक सिंपल सा रिलेशन है ये, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, अगर यहीं से कहता है परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो, तो उसके लिए मान लो आपको यहाँ पर विद्युत वाहक बल या टर्मिनल वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि नहीं दे रहा है तो V इक्वल टू क्या लिख देंगे, IR, है ना। ठीक है ना, ये क्या है, V इक्वल टू IR। भाई इन दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभव ही तो टर्मिनल वोल्टेज है, तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना लगा है, R, और बहने वाली धारा कितनी I, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, IR, ओम के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E इक्वल I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, दैट मीन्स I इज इक्वल टू हो गया कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बात समझ में आ गई। तो ये देखिए, टर्मिनल वोल्टेज अगर देगा आप तब ये फॉर्मूला लगा देंगे, और आपको अगर बाह्य प्रतिरोध देगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, दोनों लगा के आप ये अपना इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं आगे सेल। अब सेल के बाद बात करते हैं कि सेलों को जोड़ते कितने प्रकार से, यानी सेलों का समायोजन कितने प्रकार से करते हैं। प्रतिरोध में हमने बात की कि हमारे पास समायोजन कितने प्रकार का होता है, दो, तो वो लगभग यहां भी चलेगा। पहला जो क्रम होगा ये होगा श्रेणी क्रम, दूसरा जो होगा ये होगा समांतर क्रम, और तीसरा जो है अब यहां पर बनेगा वो होगा मिश्रित क्रम। क्या होगा, मिश्रित क्रम। तो हमें पता चल गया कि सेलों को समायोजन हम कितने प्रकार से करेंगे, तीन प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अब इनमें से ज्यादा नहीं, हम छोटी छोटी आपको कुछ बातें बताते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे नंबर फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम में, अगर हम श्रेणी क्रम में सेलों का समायोजन करेंगे तो कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे सेल हैं जिनकी संख्या n है, और उन n सेलों को हमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले सेल का ऋण आवेश से आप अगले सेल के धनावेश को जोड़िए, फिर अगले सेल के ऋण आवेश को उसके बाद वाले सेल के धनावेश से, और ये अगर आप क्रम लगातार जोड़ेंगे तो ये क्रम आपका बनेगा श्रेणी क्रम। क्या बनेगा, श्रेणी क्रम। इनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E, कितना है, कैपिटल E, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। ठीक है, अब इस समायोजन से हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ लिया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ लिया। जैसे ही कैपिटल R जोड़ोगे आप परिपथ में एक धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। कहता है इस क्रम में धारा बताइए, है ना। तो भाई अब अगर हमें धारा की बात करनी है तो जरा दो बातें पहली ध्यान से समझनी है कि हमने धारा का एक सूत्र निकाला हुआ है। क्या, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब ये बताओ कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है
श्रेणी क्रम में 2 सेल होंगे तो विद्युत वाहक बल कितना होगा 2e, 3 होंगे तो 3e, 4 होंगे तो 4e और n है तो ne। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना मिल गया ne। फिर आ जाओ कुल प्रतिरोध मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध में 1 सेल R, 2 सेल 2R, 3 सेल 3R, 4 सेल 4R, n सेल का क्या होगा nr श्रेणी क्रम में। तो ये जो आपको प्रतिरोध मिल गया nr प्लस, आ जाओ भाई अब इसके साथ बाह्य प्रतिरोध हमने कितना जोड़ा है कैपिटल R जोड़ा है। तो ये आपको मिल गया कुल धारा का एक समीकरण श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल धारा हमारे पास कितनी होगी, कुल विद्युत वाहक बल यानी Ne अपॉन में कुल प्रतिरोध यानी Nr प्लस कैपिटल R। सिंपल है ना। ये क्रम में आपका श्रेणी क्रम में बहने वाली यानी जब चल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उससे बहने वाली जो धारा होती है उसका समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, डायग्राम बना के कॉपी करिए, फिर अगली बात करते हैं। तो नंबर सेकंड जो है वो है समांतर क्रम। और समांतर क्रम का मतलब क्या है, देखो भाई समांतर क्रम में आपको जोड़ने हैं कितने n सेल। अगर आपको n सेलों को या m सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो हर सेल का धन ध्रुव, हर सेल का धन ध्रुव हमने क्या किया किसी एक बिंदु से और ऋण ध्रुव हमने किसी दूसरे बिंदु से समायोजित कर दिया, ये इस प्रकार से। ठीक है, देखो तो अब क्या दिख रहा है, अब ये दिख रहा है कि प्रत्येक सेल का धन ध्रुव किससे जुड़ा है, एक बिंदु ए से, ऋण ध्रुव किससे जुड़ा है, एक दूसरे बिंदु बी से। हर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E, हर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है R। सेल कितने इस बार M, कितने हैं M। अब इस समायोजन से हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R भी जोड़ लिया। जैसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ेगा वैसे ही परिपथ में एक धारा I बहने लगेगी। क्या अब भी धारा इतनी होगी, बिल्कुल नहीं, है ना। अब अगर हमको यहाँ पर धारा निकालनी है तो उसके समीकरण के लिए हम सबसे पहले दो बातें करते हैं। पहली बात, समांतर क्रम में बेटा इस बिंदु से इस बिंदु तक विभवांतर बदलेगा नहीं, है ना, क्योंकि समांतर क्रम में बिंदु जो विभवांतर है उसको बदलना नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें जो भी विद्युत वाहक बल, चूंकि सबके विद्युत वाहक बल समान भी है और सब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सबका विद्युत वाहक बल कैसा है, अगर E है तो इस पूरे समायोजन का इस बिंदु A से इस बिंदु B के बीच में जो विद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आएगा E। यानी यहाँ पर जो आपको कुल विद्युत वाहक बल मिलेगा वो कितना मिलेगा, E मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात कुल विद्युत वाहक बल है E, यानी कितने भी सेल आप समांतर क्रम में जोड़ लीजिए उनका विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि विभवांतर परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर कह रहा कुल प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध भी तो आपके समांतर क्रम में जोड़े हैं जितने भी स्मॉल r दिए गए हैं। तो बेटा अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rm, है ना। यानी यहां पर अगर अब आपको कुल प्रतिरोध लेना है तो क्या आ जाएगा 1/rp इक्वल 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक, m पदों तक। यानी 1/rp की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन r, यानी rp बराबर आ जाएगा r/m। यानी ये कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा m सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो भाई कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास कितना है R/m और बाह्य प्रतिरोध कितना था कैपिटल R। तो यहाँ पर हम खुद का एलसीएम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा R प्लस m इंटू कैपिटल R और अपॉन में कितना आएगा m। अब ये m कहाँ आ गया ऊपर, तो अब I इक्वल मिल जाएगा m कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R। ये समांतर क्रम में बहने वाली धारा होगी जब आप m सेलों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, है ना। अब बात करते हैं इसके अगले प्रकार की जिसमें हम बात करेंगे मिश्रित क्रम में। तो मिश्रित क्रम में क्या होगा, मिश्रित क्रम में श्रेणी और समांतर दोनों मिलेंगे। यानी अगर आप मिश्रित क्रम की बात करेंगे तो मिश्रित क्रम में श्रेणी और समांतर दोनों मिलने वाले। कैसे, देखो हमने n सेलों की m पंक्तियों को, n सेलों की
m पंक्तियों को आपस में जोड़ दिया, ये डॉटेड। ठीक है, अब ये हुआ, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, इसी तरह से हमने m पंक्तियों को आपस में जोड़ दिया। अब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल भैया वही है जो पहले था, कितना, कैपिटल ई, है ना, इसका भी कैपिटल ई, 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 यानी प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, कैपिटल ई। और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है ना। और हमने क्या किया, इन सभी पंक्तियों के पहले सेल के मुक्त सिरे को हमने किसी एक बिंदु से जोड़ दिया और दूसरे सिरे के मुक्त सिरों को हमने किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिया, और जोड़कर अब इस समायोजन को हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से संबंधित कर दिया। तो भाई कहानी वही पुरानी कि जैसे ही बाह्य प्रतिरोध से जुड़ेगा परिपथ में एक धारा बह जाएगी। अब दो बातें, पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ पर फिर से वही काम करने हैं, दो जो अभी तक हम कर रहे थे, कि एक पंक्ति का अगर हम कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो कितने सेल हैं, n, कितने हैं, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, Ne, और एक पंक्ति में n सेल लगे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी L हो गया, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Nr, कितना होगा, Nr। ठीक है, अब इसी तरह से हमने कितने पंक्तियां जोड़ ली है, m, कितनी पंक्तियां जोड़ ली है, m। तो अगर अब यहां पर आप I निकालना चाहते हो तो I इक्वल फॉर्मूला वही होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध है ना। अब जरा देखो ध्यान से, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, एक पंक्ति का Ne है, अगली पंक्ति का Ne है, इस पंक्ति का भी Ne है, और बिंदु A और B के बीच में अगर हम विभवांतर देखेंगे तो परिवर्तित नहीं होगा, यानी A और B के बीच में जो परिणामी आपको विद्युत वाहक बल मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, Ne मिलेगा, है ना। यानी कुल विद्युत वाहक बल कितना लगाया हमने, Ne, लेकिन कुल प्रतिरोध कितना आया, एक पंक्ति का Nr है, अगली पंक्ति का Nr है, अगली पंक्ति का Nr है, इसी तरह से कितनी पंक्तियां हैं, M। तो M पंक्तियों का कुल कितना आएगा भाई, अगर M पंक्तियों का हम कुल विद्युत वाहक या कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो ये M पंक्तियां किसमें है, समांतर क्रम में है, यानी 1/Rm इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस डॉट 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 1m पदों तक मिलेगा। अब बताओ, अच्छा 1/Rm या Rp हमारे पास आ गया कितना, m अपॉन nr, यानी Rp इक्वल कितना आ जाएगा, nr अपॉन m। ये आपको कुल आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा इन सेलों का, है ना। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास कितना आ गया, nr अपॉन m, प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना चल रहा था, कैपिटल R, इन सबको जोड़ लेंगे तो अब हमारे पास कितना आ गया, Ne अपॉन एलसीएम ले लो बच्चा, Nr प्लस M कैपिटल R पूरे के अपॉन में M। अब ये M कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो I इज इक्वल टू NM कैपिटल E अपॉन NR प्लस M इंटू कैपिटल R। समझ में आ रही बात। तो ये मिश्रित क्रम में परिपथ में बहने वाली धारा होगी, कब, जब सेल हमारे किसमें जुड़े होंगे, मिश्रित क्रम में, मतलब श्रेणी में भी जुड़े होंगे और समांतर में भी जुड़े होंगे।